आगे बढ़ते हैं। अगला स्टैंडर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, ऐसे 700, जो ऑडिट रिपोर्ट से डील करता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पढ़ने से पहले मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों ने कोर ऑडिट प्रोसेस, जो कोर ऑडिट प्रोसेस का जो लेक्चर है वो आप लोग ने देख लिया है। वो बहुत जरूरी है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट कैसे होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ये कोर ऑडिट प्रोसेस में अच्छे से समझाया गया है। तो वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो कोर ऑडिट प्रोसेस की जो बातें हैं, ठीक है, वो यहाँ पे साइडलाइंस में आती रहेगी। तो अगर आप उसको समझते हो तो यहाँ पे वो जो बातों का रेफरेंस है वो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। सो इट इज एडवाइज्ड कि आप वो लेक्चर पहले अच्छे से देख ले। और वो लेक्चर अगर आपने देखा है तो आप वहां पे देखेंगे कि जो हमारा पूरा ऑडिट प्रोसेस है उसका जो एंड रिजल्ट, उसका जो रिजल्ट है, ठीक है, उसका जो आउटकम है, दैट इज ऑडिट रिपोर्ट। जो फाइनल चीज तैयार होती है ऑडिट करने के बाद, जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, जो फाइनल चीज तैयार होती है, जो हम लोग देते हैं हमारे क्लाइंट्स को, ठीक है, दैट इज ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, तो उसी से डील करता है ये पूरा। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में, ठीक है। रिसेंटली ये रिवाइज हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है और ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट को बदल के रख दिया है पूरी तरीके से। इट हैज चेंज द कंप्लीट फॉर्मेट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है, हम लोग फाइनेंशियल, सबसे ऑडिट रिपोर्ट पे जाने से पहले थोड़ा सब्र करेंगे। छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमको जानना जरूरी है। उसको अगर हम लोग जानेंगे तो रिपोर्ट्स पढ़ने में, उसकी बातें पढ़ने में और भी मजा आएगा। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। विल सी क्या होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, क्योंकि इसका रेफरेंस बार बार आता रहेगा। फिर हम देखने वाले हैं कि ओपिनियन, ठीक है, ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कितने टाइप्स के ओपिनियन है ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है एसए 700 में, ठीक है, ब्रॉड टाइप्स कौन से, तो वो हम लोग देखेंगे। एंड देन विल सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स है ऑडिट रिपोर्ट के वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर लॉ कोई फॉर्मेट प्रिस्क्राइब करता है तो वो कुछ बातें आती है, 2 स्टैंडर्ड्स एंड 2 एफआरएफ की कुछ बात आती है वो देखेंगे। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, ट्रू एंड फेयर व्यू पे चर्चा करेंगे हम लोग, डिस्कशन करेंगे। रिपोर्ट और सर्टिफिकेट में क्या फर्क होता है वो देखेंगे। और रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर्स वर्सेस रिपोर्टिंग टू टीसीडब्ल्यूजी क्या होता है वो भी देखेंगे। तो बेसिकली बहुत सारी बात है, वी आर गोइंग टू सी दैट, ठीक है। लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहला फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और उसके टाइप्स, ठीक है। देखिए, व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क is the set of principles। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है which is used to do accounting and preparing financial statements। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, एक बेस है जिसको पढ़कर, जिसको समझकर, जिसको इंप्लीमेंट करके अकाउंटिंग की जाती है, ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। तो एक तरह से वो बेस है, उससे बोलते हैं फ्रेमवर्क, जिसके ऊपर अकाउंटिंग और जिसके ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टिके हुए हैं, बेस्ड है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज नथिंग बट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रेमवर्क मतलब अकाउंटिंग का बेस, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस नोट्स और शेड्यूल 3 ये बेस है। आई गैप बोलते हैं, इंडियन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इंडियन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इनको बोला जाता है आई गैप। तो इंडिया में आई गैप इज द बेस, जिसमें एएस आता है, जिसमें गाइडेंस नोट आते हैं और जिसमें शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट्स आती है। ये हमारा बेस है, करेक्ट। इस बेस को पढ़ पढ़कर समझ करके हम अकाउंटिंग करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हम लोग बोलते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये बात समझिए आपको। तो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स विच आर फॉलोड टू डू अकाउंटिंग, which are followed to do accounting and with the help of which financial statements are prepared, correct? This particular set is called as financial reporting framework. Financial reporting framework को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, ठीक है। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क और स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। अब क्या होते हैं जनरल पर्पस फ्रेमवर्क? ऐसा फ्रेमवर्क, ऐसे बेस, ऐसे प्रिंसिपल्स, ठीक है, जिससे ऐसी चीज है जो सबके लिए सूटेबल है, ठीक है। ऐसा फ्रेमवर्क जो सबके लिए सूटेबल है, सब लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एवरीवन कैन फॉलो इट। सभी अलग अलग तरह के इंडस्ट्री के लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। ट्रेडर भी इसको फॉलो कर सकता है, मैन्युफैक्चर भी इसको फॉलो कर सकता है, सर्विस सेक्टर वाला बंदा भी इसको फॉलो कर सकता है। सब लोग इसको फॉलो कर सकते हैं और इससे बने हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सबके लिए सूटेबल है। शेयर होल्डर के लिए सूटेबल है, बैंकर के लिए सूटेबल है, गवर्नमेंट के लिए सूटेबल है, अथॉरिटीज जो है उनके लिए सूटेबल है, सबके लिए सूटेबल है। तो ऐसा बेस, ऐसा फ्रेमवर्क विच इज सुटेबल फॉर पब्लिक एट लार्ज, सबके लिए सुटेबल है और इससे बने हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबको अच्छे लगते हैं, सबकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं जनरल पर्पस। सबको ध्यान में रखते हुए, पब्लिक एट लार्ज सबको ध्यान में रखते हुए, सबकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए जिस फ्रेमवर्क को बनाया गया है उसको बोलते हैं जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस नोट और शेड्यूल 3 की जो तिगड़ी है, जो आई गैप है, इट इज अ जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। इंटरनेशनल लेवल पे जो IFRS है, इट इज अ जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। यूएस में जो यूएस गैप है, ठीक है, यूएस गैप है, दैट इज जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, ठीक है। सर आप उस पर इतना क्यों एम्फसाइज कर रहे हो? अगर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क से बने हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है, तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो ऑडिट रिपोर्ट होती है, ठीक है, वो ऑडिट रिपोर्ट विल बी प्रिपेयर्ड एज पर SS 700। उसको SS 700 लगता है। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क से बने हुए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके ऑडिट रिपोर्ट को SS 700 लगता है, ठीक है। अब इसका अपोजिट है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। कभी कभी फ्रेमवर्क सिर्फ स्पेसिफिक लोगों के लिए बनता है, स्पेसिफिक लोगों की रिक्वायरमेंट्स के लिए बनता है, ठीक है। उसको हम स्पेसिफिक पर्पस फ्रेमवर्क बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई का लेटर सभी टेलीकॉम कंपनीज को जाता है। माननीय महोदय, सबको लेटर आता है, आपको सूचित करते हुए अत्यंत खुशी होती है, ठीक है, कि आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोबारा बनाने हैं, वापस बनाने हैं, खास ट्राई के लिए सर्कल वाइज, फ्रीक्वेंसी वाइज। आपको टेलीकॉम सर्कल्स होते, फ्रीक्वेंसी, तो बोले सर्कल वाइज आपको कॉलमनर फॉर्म में फिर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाकर ट्राई को सबमिट करना है, ताकि ट्राई एक बेहतर एनालिसिस कर सके। सो ट्राई विल बी एबल टू डू अ बेटर एनालिसिस, ठीक है।
और ये कैसे बनाना उसके लिए बोले 1500 पेज का एक डॉक्यूमेंट है, वो आपको ईमेल कर दिया। अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए खास ट्राई के लिए उनके दिए हुए जो गाइडलाइंस है उसके बेसिस पे हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देना पड़ेगा, सर्कल वाइज, फ्रीक्वेंसी वाइज। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है सर्कल वाइज, फ्रीक्वेंसी वाइज, ये किसको सूटेबल है? ये सिर्फ ट्राई के लिए बने हैं, स्पेसिफिकली ट्राई के लिए बने हैं, करेक्ट? तो ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे फ्रेमवर्क को मैं बोलता हूं स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, जो सिर्फ स्पेसिफिक, कुछ ही स्पेसिफिक लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जिस फ्रेमवर्क को तैयार किया गया है, जिस फ्रेमवर्क को तैयार किया गया है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। ट्राई वाला एग्जांपल दिया मैंने आपको, ठीक है। और एक एग्जांपल देता हूं मैं, आई विल गिव मोर एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल इसमें, ठीक है। सपोज हमारी कंपनी इंडिया में स्थित है और हमारी होल्डिंग कंपनी जर्मनी में है। अवर कंपनीज इन इंडिया एंड होल्डिंग कंपनी जिसके पास 50% ज्यादा शेयर्स है वो जर्मनी में है, ठीक है। और ये जर्मनी में जो कंपनी, होल्डिंग कंपनी, इसके 100 देशों में 100 सब्सिडरीज है। उनको जर्मनी में बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि 100 सब्सिडरीज, 100 अलग अलग देश, सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने प्रिंसिपल्स के हिसाब से, अपने अपने अलग अलग फॉर्मेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेजते हैं जर्मनी को। वो लोग उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाते, ऐड नहीं कर पाते, पूरे ग्रुप का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि 100 के 100 सब्सिडरी, 100 के 100 देश अलग अलग फॉर्मेट्स में भेज रहे। इसलिए होल्डिंग कंपनी क्या किया, सभी को ईमेल किया, माननीय महोदय आपको सूचित करते अत्यंत खुशी होती, फिर से आप सभी सब्सिडरीज को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप सभी सब्सिडरीज, ठीक है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोबारा बनाए, अलग से और एक बार बनाए, और हम जो फॉर्मेट दे रहे हैं, हम जो प्रिंसिपल्स दे रहे हैं उसके हिसाब से बनाकर हमको भेजे, ताकि हम लोग कंसोलिडेशन कर सके। अब ये जो वापस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है, होल्डिंग कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जा रहे हैं। तो वापस ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर से बनाए जा रहे हैं होल्डिंग कंपनी के लिए, स्पेसिफिक लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, उसको भी हम स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क बोलेंगे, ठीक है। अब और एक एग्जांपल ऐसे ही फास्ट, डिबेंचर होल्डर्स आते हैं और बोलते हैं कि हमको कंपनी में बिल्कुल विश्वास नहीं है, बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, आप कंपनी के बैलेंस शीट को फिर से बनाएं लिक्विडेशन बेसिस पे, कि अगर आज कंपनी बंद हो जाती है तो एसेट से कितना पैसा मिलेगा, लायबिलिटीज कितने पे करने पड़ेंगे, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आप लिक्विडेशन बेसिस पे, कैश बेसिस पे आप चीजों को बना दीजिए, लिक्विडेशन बेसिस पे, ठीक है। खास उनके लिए ऐसा बनाया गया, उनको विश्वास दिलाया गया कि आपको पे करने के लिए सफिशिएंट कैश है, तो खास डिबेंचर होल्डर के लिए बनाया गया। तो वापस वो कौन से, ठीक है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बने स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, तो ऐसे 700 तो लगता ही है, ऐसे 700 की रिक्वायरमेंट्स तो लगेगी ही, साथ में प्लस, ठीक है, ऐसे 800 के को भी पढ़ना पड़ेगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल करनी पड़ेगी। सो गेट दिस पॉइंट, जनरल पर्पस अगर है फ्रेमवर्क तो सिर्फ ऐसे 700 लगेगा ऑडिट रिपोर्ट को, स्पेशल पर्पस है तो 700 की रिक्वायरमेंट प्लस 800 की रिक्वायरमेंट भी लगेगी। तो जैसे फ्रेमवर्क बदल जाता है तो
तो उसको लगने वाले, उसके ऑडिट रिपोर्ट को लगने वाले जो स्टैंडर्ड्स है वो भी बदल जाते हैं। आई होप दिस इज वेरी, ठीक है, दिस कैन बी आस्क्ड इन केसेस एंड दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा। ओके, ये तो एक क्लासिफिकेशन था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को बांटने का, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क और स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, ठीक है। अब और आगे नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, हम लोग ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को फिर से और बांट सकते हैं दो हिस्सों में। पहला, ठीक है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, और दूसरा कंप्लायंस। दिस मतलब ये तो थे ही एक डिस्टिंग्विश, लेकिन इनको हम और एक तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, ठीक है। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, ऐसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ऐसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो अकाउंटेंट को बोलता है, बेटा, या तो ऐसा बोलता है, बेटा देख, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने एक बहुत अच्छी और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देनी चाहिए यूजर्स को, ठीक है। गिविंग प्रॉपर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग टू यूजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रल, एक प्रॉपर, रिलायबल, रिलेवेंट, प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, इंफॉर्मेशन देना यूजर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अगर तेरे को फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट्स अगर बदलना पड़े, अगर तेरे को फ्रेमवर्क से हटना पड़े, फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट को बदलना पड़े, मॉडिफाई करना पड़े, चेंज करना पड़े, फ्रेमवर्क से हटके कुछ काम करना पड़े ताकि लोगों को अच्छी इंफॉर्मेशन जाए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जाए, कुछ मिसलीडिंग ना हो, ठीक है, या फिर तेरे को अगर कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी पड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ठीक है, तो पीछे मत हटना। दोनों में से अगर कोई भी एक परमिशन देता है कि भाई चेंज करना है तो चेंज कर दे, रिक्वायरमेंट को ऐड करना है तो एडिशन दे दे, लेकिन सामने वाले को एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। अगर ऐसा बोलता है तो उसको हम बोलते हैं फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। फिर से बता रहा हूं और एग्जाम्पल भी दूंगा, फिर आपके दिमाग में क्लैरिटी बनेगी। ऐसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो बोलता है यूजर अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। To achieve proper understanding, either you can change, modify requirements of FRF, or you can give additional disclosures also, ठीक है। या तो ये तो दोनों है तो बहुत बढ़िया। अब एग्जाम्पल, एक कंपनी में नेट प्रॉफिट्स, ठीक है, नेट प्रॉफिट्स थे 5 करोड़ 5 लाख के, 5.05 करोड़, 5.05 करोड़ के, और उनकी अदर इनकम है 5 करोड़ की। अदर इनकम इज 5 करोड़। पढ़ने वाले अचानक कंफ्यूज हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, ये कैसी बात है? नेट प्रॉफिट इज 5 करोड़ 5 lakhs and other income is 5 crore. They'll get perplexed, they'll get confused, they won't understand things. ठीक है, तो हमने पूछा फिर सामने वाले को, भाई ये क्या है 5 करोड़ की अदर इनकम? साहब इस साल मैंने फॉरेन रूल्स, फॉरेन जो बहुत सारी जो इंस्टीट्यूट्स है, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स है, यूनाइटेड नेशंस है, एंटिटीज है, उनके रेगुलेशंस के हिसाब से मैंने मेरे प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ चेंजेस लाए और मैंने पोल्यूशन कम किया।
पोल्यूशन कम किया तो मुझे कार्बन क्रेडिट्स मिले। कार्बन क्रेडिट्स मिले। जब आप पोल्यूशन कम करते हो, कार्बन एमिशन कम करते हैं, तो कार्बन क्रेडिट्स आपको मिलते हैं, और ये कार्बन क्रेडिट्स इंटरनेशनल मार्केट में बिकते हैं। तो मैंने उसको बेचा तो मुझे उससे 5 करोड़ रुपए मिले। अच्छा, तूने पोल्यूशन कम किया, ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्कीम में तेरे को कार्बन क्रेडिट्स मिले, और वो कार्बन क्रेडिट्स तूने बेचे और तूने कमाए 5 करोड़। ये कहानी है, ठीक है। इंडिया का शेड्यूल 3 ऐसा बोलता है, इंडिया का शेड्यूल 3 ऐसा बोलता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हेडिंग्स बदलकर, नई हेडिंग डालकर या हेडिंग्स बदलकर हम बेहतर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है, तो आप चेंज कर दे। शेड्यूल 3 अलाउ करता है हेडिंग्स को चेंज करना है अगर वो बेहतर इंफॉर्मेशन दे सकता है तो, ठीक है। इफ इट कैन गिव्स बेटर इंफॉर्मेशन यू कैन चेंज हेडिंग्स। आप हेडिंग्स को बदल सकते हो, ठीक है, या फिर उसको मॉडिफाई कर सकते हो, या नई हेडिंग को आप ऐड भी कर सकते हो। तो हमने एक नई हेडिंग डाल दी, सेल ऑफ कार्बन क्रेडिट। जैसी सेल ऑफ कार्बन क्रेडिट हेडिंग डाली, पढ़ने वाले को पढ़ते से ही उसके दिमाग में क्लैरिटी जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो शेड्यूल 3 अलाउज मॉडिफिकेशंस एंड चेंजेस। सेकेंडली, इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो बोलता है जितने भी डिस्क्लोजर्स हैं, मिनिमम डिस्क्लोजर्स है। डिस्क्लोजर्स मतलब नोट्स टू अकाउंट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स में जो बातें हम लोग लिखते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में जो बातें हम लिखते हैं उसको हम डिस्क्लोजर्स बोलते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले बैलेंस शीट आती है, फिर पीएनएल आता है, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट आते हैं, और ये तीनों चीजें कैसे बनी, इसमें क्या खास बात है, इनको एक्सप्लेन किया जाता है नोट्स टू अकाउंट्स में। एएस में ऐसा लिखा है कि एएस में बार बार लिखा है नोट्स टू अकाउंट्स में ये एक्सप्लेन करो, डेप्रिसिएशन कैसा था, इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसा था, एंड सो ऑन, बहुत सारी बातें दी, ठीक है। शेड्यूल 3 में भी लिखा हुआ है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तो एएस में ऐसा लिखा है कि जितने भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है ये मिनिमम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, अगर आप चाहे तो आप एडिशनल आप डिस्क्लोजर कर सकते हैं। तो हम वहां पे एक नोट डालेंगे, नोट नंबर 55, जिसमें पूरी कहानी एक्सप्लेन करेंगे। कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं, कंपनी ने क्या किया, कितने क्रेडिट्स मिले, किसको बेचे, कितने में बेचे, पैसे मिले, सारी बातें हम एक्सप्लेन करेंगे। विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, ठीक है। ये पूरी बात हम एक्सप्लेन करेंगे वहां पे। अब सोचिए कि जैसे ही, अब पहले अदर इनकम क्या है समझ में नहीं आ रहा था, जैसे ही एक एडिशनल हेडिंग डालेंगे और नोट्स टू अकाउंट से पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे तो कितनी जबरदस्त क्लैरिटी जनरेट होगी दिमाग में, ठीक है। तो इंडिया में जो फ्रेमवर्क है वो चेंजेस भी अलाउ करता है, ठीक है, और वो एडिशनल डिस्क्लोजर भी अलाउ करता है। तो इंडिया में जो आई गैप है, ठीक है, विच इज एएस गाइडेंस नोट्स एंड शेड्यूल 3, इट इज अ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। इंटरनेशनल जो आईएफआरएस है, इट इज अ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। आपके जो यूएस गैप, इट इज फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अगर फ्रेमवर्क मॉडिफिकेशंस अलाउ कर दे या फिर एडिशन डिस्क्लोजर अलाउ कर दे, ठीक है, ताकि यूजर को अच्छी जानकारी मिले, बहुत परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिले, तो ऐसे फ्रेमवर्क को हम बोलते हैं फेयर, ठीक है। जो फेयर इंफॉर्मेशन देना चाहता है, जो न्यूट्रल, रेलेवेंट, अच्छी इंफॉर्मेशन देना चाहता है, करेक्ट, उसको फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क बोलते हैं। अब सर आप इतना क्यों उसको एम्फसाइज कर रहे हैं? अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो अकाउंटेंट भी दिल खोल, ऑडिटर भी दिल खोल कर ओपिनियन देता है, यस मैंने चेक किया, सब कुछ सही नजर आ रहा है, सबको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, ठीक है,
जिसपे अकाउंटेंट ने बहुत मेहनत की है, दिल खोलकर अकाउंटिंग की है, तो हम भी चेक करने के बाद देंगे, दिल खोलकर ओपिनियन देंगे कि हाँ हम भी ये बोलना चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, इसका अपोजिट होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क ऐसी परमिशंस नहीं देता। कंप्लायंस फ्रेमवर्क बोलता है ऐसा मतलब ऐसा। सपोज, ठीक है, कोई स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे भी खर्चे होते हैं, वहां पर भी पैसा फ्लो होता है, और स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को इंस्ट्रक्शंस है गवर्नमेंट के, यही फॉर्मेट में ऐसे के ऐसे ही एज इट इज हमको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर चाहिए, कोई चेंजेस नहीं चाहिए, कोई एडिशन नहीं चाहिए, कोई डिलीशन नहीं चाहिए, एज इट इज चाहिए। हम कुछ और इंफॉर्मेशन मांगेंगे तो बाद में दे देना, लेकिन अभी तो ऐसा का ऐसा ही चाहिए। तो जो फ्रेमवर्क चेंजेस अलाउ नहीं करता, ठीक है, मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं करता, और जो एडिशनल डिस्क्लोजर अलाउ नहीं करता, ऐसे फ्रेमवर्क को बोलते हैं कंप्लायंस। अब अकाउंटेंट ने सिर्फ फॉर्मेट फिलिंग का काम किया है, दिल खोलकर अकाउंटिंग नहीं कर पाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना पाया, तो हम भी एज अ ऑडिटर रिस्ट्रिक्टेड ओपिनियन देते हैं। क्या ओपिनियन देते हैं हम लोग? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर कंप्लायंस फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क के हिसाब से है, जो फ्रेमवर्क था उसके हिसाब से है। अब अच्छा है बुरा है वो तुम आगे सोच लो। करेक्ट। ये दोनों चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं, बहुत ही आसान सा है। ठीक है, आई विल गिव वन मोर एग्जांपल। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, ठीक है, आप सीए बन गए, और अच्छी खासी कमाई है आपकी। पहले साल 1 करोड़, दूसरे साल 2 करोड़, तीसरे साल 3 करोड़, और चौथे साल आपने शादी कर ली। नहीं, कमाई कम नहीं बढ़ रही। और अब इतना पैसा कमाने के बाद आपने एकदम क्रीम पॉश एरिया में 10,000 स्क्वायर फीट 10,000 स्क्वायर फीट का आपने प्लॉट लिया है, और वहां पे उसके ऊपर आप बंगलो बनाना चाहते हो, एक बहुत बड़ा बंगला बनाना चाहते हैं, बिग बंगलो यू वांट टू कंस्ट्रक्ट। तो सिचुएशन नंबर 1, आप आर्किटेक्ट के पास जाते हो और बोलते हो कि देखो ये डिजाइन है कि कैसा बंगला मैं चाहता हूं, ये डिजाइन में जो चेंजेस करना चाहते हैं चेंजेस कर दीजिए, कुछ अगर आप ऐड करना है तो ऐड कर दीजिए, आपके पास ये पूरी लिबर्टी हम देते हैं। चेंजेस करना है तो चेंजेस कर दो, एडिशन करना है तो एडिशन कर दो, लेकिन जो घर है, ठीक है, इट शुड बी स्ट्रांग एंड इट शुड हैव गुड वेंटिलेशन। स्ट्रांग होना चाहिए और अच्छा नेचुरल वेंटिलेशन होना चाहिए। तो 1.5 साल बाद पूरा बंगलो रेडी होता है, तो आर्किटेक्ट बोलता है सर आपने मुझे इतने पूरे चेंजेस करने के लिए अलाउ किया, चेंजेस आपने अलाउ किया, एडिशन आपने अलाउ किया, मैंने बहुत अच्छे से काम किया, और आज मैं कहता हूं कि ये जो बना है ये बहुत ही स्ट्रांग चीज बनी है, इट इज वेरी स्ट्रांग थिंग, और इसमें वेंटिलेशन बहुत बढ़िया है, जबरदस्त वेंटिलेशन है इसमें। ठीक है, सो दिस इज लाइक फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। अगर आप परमिशंस दोगे तो जबरदस्त बहुत अच्छी चीज बना के देगा, फेयर प्रेजेंटेशन, तो हम भी बोलेंगे अरे वाह बहुत बढ़िया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रू एंड फेयर व्यू। तो आर्किटेक्ट ने आके बोला कि घर बहुत बढ़िया है, उसने बोला कि बहुत अच्छी चीज है, स्ट्रांग भी है और वेंटिलेशन भी बहुत अच्छा है। ठीक है, अब सेकंड सिचुएशन आप फिर जाते हैं, सेकंड सिचुएशन आप फिर जाते हैं आर्किटेक्ट के पास, आप एक डिजाइन देते हैं और आप बोलते हो देख बेटा ये जो डिजाइन है ना, ये डिजाइन मेरे वाइफ ने बनाया है, और डिजाइन वाइफ ने बनाया बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा है वैसा का वैसा बंगलो बनना चाहिए, वैसा का वैसा, एक एक ईंट एज इट इज बननी चाहिए, सब कुछ वैसा का वैसा। भले ही बनने के बाद बंगलो गिर जाए, भले ही उसमें कोई ना रह पाए, लेकिन ऐसा का ऐसा जो बनना चाहिए। मेरे को लाइफ टाइम सुनने का नहीं है, नहीं तो लाइफ टाइम सुन सुन के मैं मेरे बाल नोच लूंगा, बोले ऐसा का ऐसा जो बनना चाहिए। अब अगर ऐसे रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए हैं तो आर्किटेक्ट 1.5 साल बनाता है, फिर आके बोलता है साहब अच्छा है बुरा है मत पूछो, फेयरनेस मत पूछो, स्ट्रेंथ मत पूछो,
वेंटिलेशन है क्या मत पूछो, जो बना है जैसा बना है एज पर डायग्राम बना है, जो बना है जैसा बना है एज पर क्या बना है, डायग्राम बना है। तो मैंने आपको दोनों को, ठीक है, क्यों मैं बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ओपिनियन की वर्डिंग्स बदल जाती है, ठीक है। यहां पे फेयर प्रेजेंटेशन में हम दिल खोलकर ओपिनियन देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रू एंड फेयर व्यू, लेकिन यहां पे और दूसरी जगह पे हम लोग ओपिनियन देते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एज पर कंप्लायंस फ्रेमवर्क, ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, तो ये फ्रेमवर्क्स के हमने बहुत डिस्कस किए, ठीक है। फ्रेमवर्क बदल जाते हैं तो जो स्टैंडर्ड्स लगने वाले वो बदल जाते हैं, फ्रेमवर्क बदल जाते हैं तो आप जो ओपिनियन में वर्डिंग्स यूज करने वाले हैं वो वर्डिंग्स भी बदल जाते हैं। दैट्स व्हाई फ्रेमवर्क्स आर सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ ये पूरा डायग्राम फॉर्म में आपको दिया हुआ है, लेकिन आप पूरा सेंटेंस बाय सेंटेंस देखिए। एग्जाम में चार्ट्स आर रियली गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग, चार्ट्स बहुत अच्छे होते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन एग्जाम में आप सिर्फ चार्ट बना के नहीं आ सकते, आपको आपकी ओन लैंग्वेज में सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मिंग ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बोले इससे पहले कि हम ऑडिट रिपोर्ट पे जाए, ऑडिट रिपोर्ट में सबसे मुद्दे की बात, बड़ी बात होती है ओपिनियन। तो इन्होंने बहुत आसानी से एक्सप्लेन किया है कि अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि अकाउंटिंग पूरी हुई है, सब कुछ अकाउंट सब चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, ठीक है, बहुत अच्छे से अकाउंटिंग हुई है, बहुत अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत बढ़िया बने हैं, तो हम लोग अनमॉडिफाइड जिसको अनक्वालिफाइड, जिसको क्लीन रिपोर्ट भी बोलते हैं, क्लीन रिपोर्ट हम देते हैं, ठीक है। अनमॉडिफाइड अनक्वालिफाइड, अनमॉडिफाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो बहुत ही पॉपुलर वर्डिंग्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, उसको बदलना नहीं पड़ता, ठीक है। बहुत पॉपुलर जो वर्डिंग्स है, जो बरसों से चल रहा है, जो स्टैंडर्ड्स में भी दिया है, वो वर्डिंग्स को बदलना नहीं पड़ता, इसलिए उसको बोलते हैं अनमॉडिफाइड। सर अनक्वालिफाइड क्यों बोलते हैं इसको? ठीक है, क्वालिफिकेशन तो मतलब कोई अगर सब कुछ बराबर है तो क्वालिफाइड बोलना चाहिए, नहीं। इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज साहब, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। क्वालिफिकेशन का और एक मतलब होता है इंग्लिश में, क्वालिफिकेशंस का, ठीक है, मतलब कंडीशंस, कंडीशनल। अनक्वालिफाइड मतलब अनकंडीशनल, बिना किसी शक के, बिना किसी कंडीशन के मैं दिल खोलकर बोलना चाहता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अनक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड का यहां मतलब होता है अनकंडीशनल, क्लीन रिपोर्ट, ठीक है। तो अगर सब कुछ बराबर है तो हम अनमॉडिफाइड, अनक्वालिफाइड, क्लीन रिपोर्ट हम लोग देते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में ऐसे 700 में एक क्लीन रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, एक अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, एक अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, एक अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, एक क्लीन रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, हाउ इट शुड बी, ठीक है, ये दिया हुआ है। नाउ मॉडिफाइड रिपोर्ट, इसकी अपोजिट मॉडिफाइड रिपोर्ट भी होती है। मॉडिफाइड रिपोर्ट कभी कभी हमको हमारे वर्डिंग्स को बदलना पड़ता है। मॉडिफाइड रिपोर्ट की पूरी चर्चा, मॉडिफाइड रिपोर्ट की पूरी चर्चा, पूरा डिस्कशन, ठीक है, ये ऐसे 705 में बहुत अच्छे से किया हुआ है, बहुत ज्यादा अच्छे से। तो वहां पे तो है ही, मैं एक हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूं सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। कभी कभी हमको हमारे ओपिनियन के वर्डिंग्स को बदलना पड़ता है, वी हैव टू चेंज अवर वर्डिंग्स। कब? दो कारण हो सकते हैं। अगर ऑडिट करते वक्त मुझे सबूत नहीं मिलते, आई एम नॉट गेटिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, इनकम के, एक्सपेंस के, एसेट के, लाइबिलिटी के, इनकम के, एक्सपेंस के, एसेट के, लाइबिलिटी के, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट के, नोट्स टू अकाउंट्स के, मुझे सबूत नहीं मिलते, मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, मुझे जानकारी नहीं मिलती, जो मैं जानना चाहता था, पता करना चाहता था, वो मुझे मिल नहीं रहा है, करेक्ट। तो सबूत की कमी होती है,
तो हमको फिर हम लोग ट्रू एंड फेयर, जब हम सबूत इकट्ठा ही नहीं कर पाए तो ट्रू एंड फेयर कैसे बोलेंगे? तो सबूत की कमी होती है, तो हमको हमारे वर्डिंग्स बदलने पड़ते हैं। ठीक है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, नो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस उसको बोलते हैं। दूसरा, अगर हमको इंफॉर्मेशन तो मिल गई, लेकिन इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमको पता चला चीजें गलत है, अरे कैश बैलेंस गलत है, अरे इन्वेंट्री का बैलेंस गलत है, अरे इनकम गलत है, अगर एक्सपेंस गलत है, अगर नोट्स टू अकाउंट्स गलत है, ठीक है, बड़ी गलतियां अगर हमको मिलती है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स अगर हमको मिलते हैं, तो फिर हमको हमारे स्टैंडर्ड वर्डिंग्स जो है ट्रू एंड फेयर के, उसको हमको बदलना पड़ेगा। उसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड ओपिनियन। गए ऑडिट करने के लिए, सबूत ही नहीं मिल रहा है तो मॉडिफाई करना पड़ेगा। सबूत मिल रहा है लेकिन हमको पता चल रहा है कि गलतियां है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और सामने वाले लोग उसको सुधारने को तैयार नहीं, बदलने को तैयार नहीं, तो हमको मॉडिफाई करना पड़ता है। ये दो कारणों से हमको मॉडिफाई करना पड़ता है। जब हम ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, क्या क्या चेंजेस लाने पड़ते हैं, ये एट डेप्थ हमने डिस्कस किया है ऐसे 705 में, 705 में। ठीक है, तो फॉर्मिंग ओपिनियन पे आपको ख्याल रखना है। जब हम लोग ओपिनियन फॉर्म करते हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया हो तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन होता है, गड़बड़ हो तो मॉडिफाइड ओपिनियन होता है। अच्छा, ये दो कारण तो मैंने आपको बोले। ठीक है, अब अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट, अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, ठीक है, देखो सबूत पूरे मिले कि नहीं मिले तो देखना ही है, और दूसरा गलतियां है कि नहीं। लेकिन अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, इफ इट इज अ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, तो इज इट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू? क्या ये मुझे क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे न्यूट्रल, ना चीजों को बढ़ाकर बोलना ना चीजों को कम करके बोलना, इज इट गिविंग मी अ न्यूट्रल इंफॉर्मेशन? इज इट गिविंग मी गुड अंडरस्टैंडिंग? न्यूट्रल इंफॉर्मेशन है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है क्या? जो पूरी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, वो पूरी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है क्या? क्या मैं इस इंफॉर्मेशन को बाकी लोगों के साथ कंपेयर कर सकता हूं क्या? करेक्ट, ये मुझे देखना और जरूरी है। एम आई गेटिंग न्यूट्रल, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कंपेरेबल इंफॉर्मेशन, ये मुझे देखना पड़ेगा। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो ये भी एक बात देखनी पड़ेगी। एग्जाम्पल तो मैं आपको, ठीक है, सपोज किसी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए और इस साल ही उनका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, जिस साल का ऑडिट करे उस साल को इनकॉर्पोरेशन किया है, और इनकॉर्पोरेशन में ऐसा है कि सिर्फ 8 महीने के लिए वो चल रहे थे, 8 मंथ्स। ठीक है, सपोज मतलब अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने हो गए, 1 अगस्त से शुरू हुए थे, 1 अगस्त 31 मार्च। लेकिन जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे तो उन्होंने हेडिंग लिखी है, से एग्जाम्पल 15-16, 8 महीने नहीं लिखा, 15-16 लिखा। सिर्फ 15-16 लिखना, सिर्फ 15-16 लिखना इज अ मिसलीडिंग थिंग। लोगों को ऐसा लगेगा कि पूरे साल भर का पीएनएल है, ठीक है, पूरे साल भर होने के बाद की बैलेंस शीट है, जबकि ये तो सिर्फ 8 महीने का पीएनएल है। इट इज ओनली 8 मंथ्स पीएनएल। ठीक है, तो सिर्फ 15-16 लिखना कैन बी मिसलीडिंग। हो सकता है आपने सारे अकाउंट्स, पूरी इंफॉर्मेशन दी ऑडिटर को, पूरे सब कुछ आपने फॉलो किया है, लेकिन ये मिसलीडिंग हो सकता है। इट्स नॉट अ फेयर इंफॉर्मेशन। तो हमको सबूत मिलने के बाद में भी, ठीक है, मटेरियल स्टेटमेंट्स नहीं, उसके बाद भी हमको सोचना, इज इट गिविंग अ फेयर प्रेजेंटेशन? फेयर प्रेजेंटेशन है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल और एक चीज कि नोट्स टू अकाउंट्स में ऐसा लिखा है कि 10 साल यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 years, बट बोले एज पर पास्ट एक्सपीरियंस इट इज 30 years, ऐसा लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है आपकी नोट्स में। फॉर एग्जाम्पल नोट्स टू अकाउंट यूजफुल लाइफ इज 10 years एंड विद स्टार मार्क वहां पे लिखा है मशीन विल वर्क फॉर 30 years एज पर पास्ट एक्सपीरियंस। नाउ ऐसा अगर कोई डिस्क्लोजर है, अगर ऐसा कोई डिस्क्लोजर है, नाउ सच पर्टिकुलर डिस्क्लोजर, लोग इससे कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको समझ में नहीं आया कि भाई 10 साल है कि 30 साल है, तो इट्स नॉट अ फेयर प्रेजेंटेशन। तो अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो हमको एक कदम और आगे लेना पड़ता है, एक कदम और आगे लेना पड़ता है। भले ही सब आपको जानकारी मिल चुकी है, ठीक है, भले ही कोई फ्रेमवर्क की तरफ से बड़ी गलती नहीं है, लेकिन हमको एक कदम आगे लेना पड़ता है, देखना पड़ता है कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग तो नहीं है। ठीक है, एक लोगों को सही न्यूट्रल
अंडरस्टैंडेबल, रेलेवेंट, ठीक है, कंपेरेबल, इज इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो हमको ये फेयर प्रेजेंटेशन और लोगों की अंडरस्टैंडिंग, इन सब चीजों के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फ्रेमवर्क फॉलो हुआ, दैट्स इट, उतना ही हमको देखना है। हम जनरली फ्रेमवर्क फॉलो उतना बोल देते हैं। रेयरली अगर फ्रेमवर्क बहुत ही बेकार हो, मतलब फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा बेकार है, बेकार मतलब वो स्पेस रिसर्च की मैंने बात की थी, कंप्लायंस ऐसा मतलब ऐसे ही सिर्फ टोटल एसेट्स दिए हुए हैं, उनका ब्रेकअप नहीं है, लाइबिलिटीज का ब्रेकअप है, तो ये इंफॉर्मेशन बहुत ही अजीबोगरीब लग रही है। एसेट्स का टोटल है, लाइबिलिटीज का ब्रेकअप है। अगर ऐसा लग रहा है कि आपको ये अच्छा बिल्कुल मिसलीडिंग है, रेयरली ऐसा होता है कि इट्स मिसलीडिंग थिंग, तो वो भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, वी कैन एक्सप्रेस दैट। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो अगर एग्जाम में आपको फॉर्मिंग ओपिनियन पे क्वेश्चन आता है तो आपको बताना है कि ओपिनियन प्रिंसिपली दो तरह के होते हैं। एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन होता है जिसको अनक्वालिफाइड भी बोलते हैं, जिसको क्लीन ओपिनियन भी बोलते हैं, और दूसरा जो है सेकेंड थिंग इज, ठीक है, उसको हम लोग मॉडिफाइड ओपिनियन बोलते हैं। ठीक है, दो कारण होते हैं जब ऐसा हो सकता है, बहुत डेप्थ में डिस्कस है ऐसे 705 में। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में एक कदम और बढ़ाना पड़ता है। फेयर प्रेजेंटेशन है क्या? इज इट गिविंग न्यूट्रल एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग टू यूजर्स? है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो इसको भी मॉडिफाई करना पड़ता है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में इन सब चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती, फेयर प्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, सीधा आपको ओपन देके आ जाना है। रेयरली कंप्लायंस फ्रेमवर्क भी मिसलीडिंग हो सकते हैं। तो बहुत आसान, वी आर थ्रू विद टू थिंग्स। बड़े आसानी से हम लोगों ने हमारा एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअल बेस हम लोग तैयार कर रहे हैं। एक अच्छा बेस बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड, तभी आप आगे के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे समझ पाएंगे। तो हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और उसके टाइप्स देखे। वी हैव सीन द टाइप्स, करेक्ट, क्योंकि वो बदलते हैं तो स्टैंडर्ड्स बदलते हैं, ओपिनियन के वर्डिंग्स बदलते हैं। फिर हमने फॉर्मिंग ओपिनियन जब फॉर्म करते हैं तो ओपिनियन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो देखा हमने। और ओपिनियन क्यों बदलते हैं वो भी देखा हम लोगों ने। ठीक है, एंड नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर्मेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। फॉर्मेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, सबसे पहली बात जो स्टैंडर्ड में साफ साफ शब्दों में लिखी है कि ऑडिट रिपोर्ट शैल बी इन राइटिंग। ऐसे 700 के अंदर, ऐसे 700 में एकदम साफ साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि इट शुड बी इन राइटिंग। ऑडिट रिपोर्ट राइटिंग में होना चाहिए। ठीक है, तो कहीं पर भी आपको आया है कि ओरल रिपोर्ट नहीं हो सकती। इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लोग इसको बार बार रेफर करते हैं, दूसरों को फॉरवर्ड करते हैं, दूसरों को रेफरेंस के लिए भेजते हैं। सच थिंग कैन नॉट बी अ ओरल थिंग, इट शुड बी इन रिटर्न फॉर्म। इसको राइटिंग फॉर्म में होना चाहिए। एंड नाउ लेट्स सी द एलिमेंट्स जो ऑडिट्स है एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, उसकी ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, सबसे पहला, ठीक है, वी हैव टाइटल। ऑडिट रिपोर्ट लोग बड़े आसानी से ऑडिट रिपोर्ट तक पहुंचे, ऑडिट रिपोर्ट को सर्च कर पाए और बड़े आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एनुअल रिपोर्ट है, मैं वही करता हूँ। एनुअल रिपोर्ट बहुत सारे डाउनलोड करता हूँ, 250 पेज 300 पेज 300 पेज कैसे एनुअल रिपोर्ट होती है। अब मुझको वो पीडीएफ डाउनलोड करता हूँ, तो उसमें मुझे अगर ऑडिट रिपोर्ट तक पहुंचना है तो बहुत ही आसान हो जाएगा कि अगर ऑडिट रिपोर्ट का एक कोई स्टैंडर्डाइज्ड अगर नाम होगा तो मुझे पहुंचना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट बोलता है टाइटल शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड, करेक्ट, ताकि हम बड़े आसानी से उसको पहुंच सके, वहां तक पहुंच सके, और जहां पर भी आपको ये नाम दिखे तो हम उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, एंड द नेम शुड बी
इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट या फिर रिपोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। नाम में इंडिपेंडेंट ऑडिटर आना बहुत जरूरी है। तो ऐसे से कहना है कि हमारी जो रिपोर्ट्स है उसमें एक स्टैंडर्डाइज टाइटल बहुत जरूरी है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट या रिपोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। इससे रिपोर्ट तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मैं सर्च करता हूं, कंट्रोल फाइंड इंडिपेंडेंट ऑडिटर लिखता हूं तो पहुंच जाता हूं और देखते समझ जाता है कि यार ये ऑडिटर की रिपोर्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। ठीक है, क्योंकि आजकल इतने प्रकार के ऑडिट हो गए, इंटरनल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, ये ऑडिट, वो ऑडिट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर की ऑडिट रिपोर्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो दूसरी बात, नाम में ही इंडिपेंडेंट है, पहले वर्ड में इंडिपेंडेंट है, ताकि पढ़ने वाला बंदा बड़े इंडिपेंडेंट, ये एक ठीक है ऐसा बंदा जो झुकेगा भी नहीं, जो बिकेगा भी नहीं, जो कंपनी के ऊपर फाइनेंशियली, लीगली, प्रोफेशनली डिपेंडेंट नहीं है, कंपनी के रहमो करम पे नहीं चलता, ऐसे इंडिपेंडेंट व्यक्ति ने ये रिपोर्ट बनाई है और आप इस पे पूरा भरोसा कर सकते हैं। एक एक्सटर्नल बंदे ने ये रिपोर्ट बनाई है और आप इस पे पूरा भरोसा कर सकते हैं, इसलिए नाम में ही लिख दिया है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। सो लेट्स फ्रीज गाइस, ठीक है, फॉर इजी एक्सेस के लिए, easy identification के लिए, and people should believe in these reports, we have a standardized thing, independent audit report, report of independent auditor, ऐसा आप लिख सकते हैं। independent audit report, independent word आना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये टाइटल में लिखा है। और अब आपको और बता दूं, लेफ्ट में लिखना कि राइट में लिखना कि सेंटर में लिखना कि कैपिटल लेटर में लिखना कि स्मॉल लेटर में लिखना, कौन से फॉन्ट में लिखना, कौन से साइज में लिखना, कॉमा लगाना कि नहीं लगाना, फुल स्टॉप लगाना, ये कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। लेटर राइटिंग नहीं कर रहे हैं वे प्रोफेशनल्स, इनका कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। सिंपली राइट इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, आप उसको लिखना है, बस इतना ही। तो सबसे पहला एलिमेंट, ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट वी हैव इज टाइटल एंड दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। एड्रेस ही, ठीक है, रिपोर्ट किसके लिए बनाई गई, ठीक है, रिपोर्ट किसके लिए बनाई गई उसको एड्रेसिंग। जनरली लॉ रूल्स रेगुलेशंस में इसके बारे में लिखा होता है, नहीं तो लॉ रूल्स रेगुलेशन में इसके बारे में लिखा होता है, या एंगेजमेंट लेटर जो ऑडिट जब हमको मिलता है और हम जो अग्रीमेंट साइन करते हैं एंगेजमेंट लेटर, उसके अंदर इसके बारे में लिखा ही होता है। जैसे इंडिया में जो कंपनीज एक्ट है सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि ऑडिटर इज सपोज टू मेक हिज रिपोर्ट फॉर शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, फॉर मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो किसको एड्रेस करना ये लॉ रूल्स रेगुलेशन और अग्रीमेंट में लिखा होता है, उसके हिसाब से आप बना दीजिए। ठीक है, ठीक है। अगर लिखा हुआ नहीं है, अगर क्लैरिटी नहीं है, तो आप जैसा भी सुटेबल लगे, जो कंपनी को जो सुपरवाइज करते, जो लोग कंपनी को सुपरवाइज करते, उसको हम TCWG, दोष चार्ज विद गवर्नेंस, ठीक है, TCWG, दोष चार्ज विद गवर्नेंस उनको बोलते हैं। ऐसे 260 आप देखेंगे तो और नॉलेज। मैनेजमेंट के भी ऊपर जो बैठता है, जो सुपरविजन के लिए आता है, उसको हम बोलते हैं TCWG। वो या फिर जो ने अल्टीमेट पैसा लगाया शेयर होल्डर्स, उनको आप खुद होके एड्रेस कर सकते हो। जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो बहुत बड़े लोग हैं, हाईएस्ट अथॉरिटी वाले लोग हैं, उनको आप एड्रेस कर सकते हो। अगर कुछ नहीं दिया है तो पहले में बिल्कुल टाइटल आना चाहिए, देयर शुड बी अ टाइटल, ठीक है, और फिर आपके एड्रेस आनी चाहिए। जैसे मैं आपको साइड बाय साइड आई विल, देखिए अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है SS 700, ये प्रैक्टिकली इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, 1 अप्रैल 2017 से लग रहा है, मतलब 17-18, 17-18 ऐसे 700 जो है, ऐसे 700, ठीक है, इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17-18। तो 2018 में हमको इसकी पहली रिपोर्ट देखने को मिलेगी। तो अभी हम लोगों ने क्या करना चाहिए,
अभी जो स्पेसिमेन रिपोर्ट है, एग्जाम्पल रिपोर्ट, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और दूसरा इंटरनेशनली जो नया फॉर्मेट है वो लग चुका है, तो वो रिपोर्ट भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जो मैं आपको बताया था, मैंने आपसे 2 एलिमेंट्स के बारे में चर्चा की, ठीक है। तो बहुत ही आसान से कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट आना चाहिए, दे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये पर्टिकुलर फॉर्मेट हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है, के अंदर ही दिया हुआ है, अलग से अपेंडिक्स में ये फॉर्मेट अलग से अटैच करके दिया हुआ है। और जैसे मैं बोला था, एड्रेसी टू द मेंबर्स ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड। अब यहां पे मैंने आपको बोला कि कॉमा, फुल स्टॉप, फॉन्ट, इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो श्रद्धा अनुसार कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, जैसा आपको अप्रोप्रिएट लगे आप लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। नाउ अब जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है नया ऑडिट रिपोर्ट में, नाउ द चेंजेस, और बहुत सोच समझ के चेंज किया गया। ऑडिट रिपोर्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई बात लिखी है, ठीक है, कोई अगर बात है तो वो बात है ओपिनियन। सबसे इंपॉर्टेंट ऑडिट का जो एंड रिजल्ट, ऑडिट का जो एंड रिजल्ट है, ऑडिट का जो क्रक्स है, ठीक है, वो क्रक्स क्या है? ओपिनियन, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल है, भरोसेबल है, रिलायबल न्यूट्रल है कि नहीं, भरोसे लायक है कि नहीं, वो ओपिनियन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो नए फॉर्मेट पे उन्होंने बोला है कि जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले आनी चाहिए। फर्स्ट सेक्शन, ये लोग जो एड्रेस के बाद में जो पार्ट जो है, पार्ट्स हिस्से है, उसको वो लोग बोलते हैं सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन ऑडिट रिपोर्ट में पहला सेक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लोगों को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जिसके अंदर है, इट शुड बी ओपिनियन पैराग्राफ, सबसे पहला। पुराने फॉर्मेट में ऐसा होता था कि ओपिनियन पैराग्राफ जो था, ठीक है, वो नीचे की तरफ होता था, आखिरी में होता था। तो लोगों ने बोला जो सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, लोग जिसके लिए तड़पते हैं, जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है, और लोग मुद्दे की बात सबसे पहले समझे। सो बिग चेंजेस, ओपिनियन पैराग्राफ इज द फर्स्ट सेक्शन, पहला सेक्शन है ऑडिट रिपोर्ट में, द फर्स्ट सेक्शन। आपको यहां पे बिल्कुल टाइटल देना पड़ेगा, आपको हेडिंग देनी पड़ेगी सेक्शन की, आपको हेडिंग देनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा ओपिनियन, ताकि लोग समझे अच्छा इस पर्टिकुलर सेक्शन में ओपिनियन को समझाया गया है, ठीक है। देखिए ओपिनियन, जो बीच में एक बात आपको समझाऊंगा बाद में, जैसे ओपिनियन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ ओपिनियन में आपको कौन सी बातें लिखना अनिवार्य है, मस्ट है, वो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही आसान है। ओपिनियन में आपको लिखना पड़ेगा, आपने क्या किया है, लोग अब ओपिनियन पढ़ रहे हैं, उसके पहले आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, फंडामेंटल बेसिक इंफॉर्मेशन। हमने ऑडिट किया है, ठीक है, वी हैव ऑडिटेड। कौन से कंपनी का ऑडिट किया है, आपको आइडेंटिफाई। ओपिनियन पैराग्राफ, ओपिनियन सेक्शन में ओपिनियन देने से पहले कुछ बहुत ही बेसिक फंडामेंटल बातें आपको लिखनी पड़ेगी, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपने क्या किया है, आपने ऑडिट किया है, आपने कौन से कंपनी का ऑडिट किया है, कौन से कंपनी का ऑडिट किया है वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। कौन से फाइनेंशियल ईयर जो है उसका आपने ऑडिट किया, वो आपको बताना पड़ेगा। कौन से स्टेटमेंट्स, उसमें बैलेंस शीट है, पीएनएल है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है, नोट्स टू अकाउंट्स है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, क्या कौन से चीजों का ऑडिट किया, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यू विल हैव टू आइडेंटिफाई इट, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है। इस पॉइंट क्लियर।
ओपिनियन सेक्शन में ओपिनियन देने से पहले वी विल हैव टू आइडेंटिफाई हमने क्या किया है, हमने ऑडिट किया है, हमने कौन से एंटिटी का ऑडिट किया है, कौन से साल का ऑडिट किया है, कौन से स्टेटमेंट्स, जो टाइटल है वो लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आजकल बहुत विचित्र ऑडिट आ गए, सिर्फ बैलेंस शीट का ऑडिट, सिर्फ पीएनएल का ऑडिट, सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑडिट, सिर्फ करंट एसेट्स का ऑडिट, ऐसा भी आ गया। इसलिए जो चीजों का ऑडिट हुआ है उसका पूरा टाइटल आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर? और फिर आपको फाइनल आपका ओपिनियन देना है। यू हैव टू गिव ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अब इसके जो वर्डिंग्स है, ओपिनियन के वर्डिंग, इसके ऊपर हम चर्चा पहले ही कर चुके। अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, ठीक है, चर्चा हम पहले ही कर चुके कि अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है जो न्यूट्रल इंफॉर्मेशन और अच्छी अंडरस्टैंडिंग को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, तो हम लोग भी दिल खोलकर ओपन देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। इसमें भी स्टैंडर्ड के अंदर इन्होंने दो ऑप्शन देके रखे कि आप दो तरह की वर्डिंग्स यूज कर सकते हो। एक जो बहुत ही पॉपुलर है इंडिया में, जो यूज होती है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, तो हम दिल खोलकर ओपन देंगे, यस फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो बहुत ही भरोसेमंद है, ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अगर आपको एएस लगते हैं तो एज पर एएस ये ट्रू एंड फेयर है। अगर आपको आईएफआरएस लगते हैं तो एज पर आईएफआरएस इट इज आईएफआरएस ट्रू एंड फेयर है। ठीक है, ये आपके वर्डिंग्स है। इसमें और एक ऑप्शन दिया है, ठीक है, वन मोर ऑप्शन इज देयर। दो ऑप्शन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, ये पहला ऑप्शन आप लिख सकते हो। दूसरा, प्रेजेंट्स फेयरली in all material respect, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट्स फेयरली, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फेयरली, न्यूट्रल तरीके से, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की तरफ से प्रेजेंट किया गया है। अगर मैं सभी मटेरियल बातों की बात करूं तो मटेरियल रिस्पेक्ट, देखिए ऑडिट में ये पहले भी हम जानते हैं, ठीक है, वी फोकस ऑन बिग थिंग्स, मटेरियल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ी चीजें, सिग्निफिकेंट चीजें है, उस पर हम फोकस करने सेंस वो बड़ी बड़ी गलतियां नहीं है, ये हम सामने वाले को विश्वास दिलाते हैं। छोटी मोटी गलतियों के ऊपर छोटी मोटी गलतियों के बारे में हम शायद इतने कॉन्फिडेंटली कमेंट नहीं कर पाए, बड़ी बड़ी गलतियां है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उस पर हम कमेंट कर पाते हैं। ठीक है, वी फोकस ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। तो बहुत आसान, अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो हम ओपिनियन देंगे। ओपिनियन देने के लिए हमारे पास में दो चीजें, वी हैव टू टाइप्स ऑफ वर्डिंग्स। पहला सबसे पॉपुलर इंडिया में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। दूसरा, इट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट्स फेयरली, सब कुछ फेयरली प्रेजेंट किया गया है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। ठीक है, एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है उसके हिसाब से। जिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को फॉलो किया गया अकाउंटिंग करने के लिए, उसको बोलते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क्स बहुत सारे होते हैं, जिसको फॉलो किया गया उसको बोलते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, नाउ कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो पहले ही डिस्कस कर लिया। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में वी हैव सिंपल वर्डिंग। कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, अगर रिस्ट्रिक्टेड कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो हम फेयर वर्ड को यूज नहीं करते, हम लोग बोलते हैं सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम लोग बोलते हैं दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर फ्रेमवर्क। स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं, जिसमें चेंजेस करना अलाउड नहीं था, ठीक है, जिसमें एडिशन करना अलाउ नहीं था, वो फ्रेमवर्क के हिसाब से बने, इतना हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, जो आप फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो तो उसको फ्रेमवर्क को आपको कौन से फ्रेमवर्क के हिसाब से आपको बताना जरूरी है। अगर एएस है तो इंडिया के एएस है, ठीक है, तो समझ में आता है, अंडरस्टूड है। लेकिन अगर दूसरे अगर कोई है, आईएफआरएस है, तो आईएफआरएस कौन से इंस्टीट्यूट ने इशू किए हुए आईएफआरएस, ठीक है, तो अगर कोई दूसरा फ्रेमवर्क है उसको अच्छे से एक्सप्लेन, कि एप्लीकेबल फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन अच्छे से करिए कि ट्रू एंड फेयर व्यू कौन से फ्रेमवर्क के हिसाब से, आईएफआरएस के हिसाब से विच इज इश्यूड बाय
इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स उनके इशू किए हुए हैं, यूएस गैप है तो क्या उसको एक्सप्लेन करिए, लोगों को बताइए चीजें सही है तो किसके हिसाब से सही है, ठीक है। सो दिस पॉइंट क्लियर। सो द बिगेस्ट चेंजेस, जो पैराग्राफ आखिरी में हुआ करता था अब उस पैराग्राफ को उठाकर सबसे पहले लेके आया गया है, ठीक है। उसमें पहला काम हमको करना है इस सेक्शन में, तो हमको चीजों को आइडेंटिफाई ही करना है। वी सिंपली हैव टू आइडेंटिफाई थिंग्स। पहले हमको आइडेंटिफाई करना है चीजों को, और आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट इज हमको ओपिनियन देना है। फेयर के लिए वर्डिंग्स बदल जाती है, दो ऑप्शंस है। कंप्लायंस के लिए वर्डिंग्स बदल जाती है, ठीक है। जो भी हम एक्सप्रेस करें, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एएस के अलावा कुछ और है तो वो कौन है, क्या है, उसका ओरिजिन अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है। ये बताइए सबसे पहले। एंड नाउ ओपिनियन के जस्ट नीचे ये भी अब एक चेंज है, बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ इट इज, ठीक है। तो ये बेसिस पैराग्राफ हर रिपोर्ट में आपकी अनमॉडिफाइड रिपोर्ट हो, ठीक है, या फिर आपकी मॉडिफाइड रिपोर्ट हो, आपको ये बेसिस पैराग्राफ डालना बहुत बहुत जरूरी है। पढ़ने वालों को हम एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देना चाहते हैं। हम इस ओपिनियन पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, जो भी हमने लिखा है ये है या नहीं, इस नतीजे पे, इस ओपिनियन पे, ठीक है, हम लोग ओपिनियन जो हम दे रहे हैं इसका बेस क्या है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम ये बोल रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले ये बताना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति है। यह बहुत जरूरी है। देखो, इंडिपेंडेंस इज द बेस बैकबोन ऑफ द ऑडिट। अगर हम मिले जुले हैं एंटिटी के साथ में तो ऑडिट रिपोर्ट का क्या मतलब है, ठीक है। लोग हमारे ओपिनियन पे भरोसा करे, उसको इंपॉर्टेंस दे, उसको बहुत ही रिलायबल माने। इसीलिए हम लोगों को एक्सप्लेन करते हैं कि ये ओपिनियन का बेस क्या है और भरोसा करे। सबसे पहले हम बताते हैं कि ये ऑडिट एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने किया है। ये लोग इंडिपेंडेंट है और ये लोग सीए इंस्टीट्यूट ने जो बहुत ही एथिकल कोड ऑफ एथिक्स जो बनाए हैं उसको फॉलो करके ये ऑडिट किया गया। इट इज डन बाय इंडिपेंडेंट पीपल, और ऐसे इंडिपेंडेंट लोग जो कोड ऑफ एथिक्स भी फॉलो करते हैं, ऐसे इंडिपेंडेंट लोग, फिर ये लोग अच्छे तो है ही, ये लोग बहुत ही भरोसेमंद, इंडिपेंडेंट, रिलायबल तो है ही। दूसरा, इन्होंने अपना ऑडिट बहुत सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप किया है एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। हम लोगों को बोलते हैं भरोसा क्यों करें, क्योंकि इंडिपेंडेंट व्यक्ति ने किया है, एक बहुत ही निष्पक्ष, बहुत ही भरोसेमंद, रिलायबल बंदे ने किया है ऑडिट, इंडिपेंडेंट व्यक्ति ने किया, इसलिए भरोसा करो। क्यों करे भरोसा, क्योंकि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट हुआ है पूरा। और साथ में, और डिटेल ऑडिट कैसे किया उसका रेफरेंस नीचे एक पैराग्राफ आता है, ठीक है, ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। तो उस पर्टिकुलर पैराग्राफ का रेफरेंस दे कि अगर और डिटेल में आपको समझना है कि ऑडिट कैसे किया गया था, वो पैराग्राफ देखें, ठीक है। और आखिरी में हम यहाँ पे एक्सप्लेन करना ये भी कि ठीक है, बंदा इंडिपेंडेंट था, बहुत ही रिलायबल बंदा था, उसने सारे स्टैंडर्ड ऑडिटिंग फॉलो किए, डिटेल प्रोसीजर उसने फॉलो की, उसका रेफरेंस, ठीक है। क्या ये सब करने के बाद उसके मन में विश्वास था कि उसके पास पूरी जानकारी थी ओपिनियन देने के लिए, तो आखिरी में स्टेटमेंट डालना है, वी बिलीव दैट, वो लिखना पड़ता है उसको, वी बिलीव दैट, ठीक है, हमको ऐसा लगता है, वी बिलीव दैट वी हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, बहुत अच्छा खासा एविडेंस इकट्ठा किया हमारा ओपिनियन बनाने के लिए। इट इज सपोर्टेड बाय गुड एविडेंस। क्यों भरोसा करें, क्योंकि हमारे मन में विश्वास है कि जो सबूत हमने इकट्ठा किया है ये हमारे ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए सफिशिएंट है, अप्रोप्रिएट है। तो बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ में हम लोगों को समझा दे क्यों भरोसा करें। भरोसा इसलिए करें क्योंकि एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति ने किया है ऑडिट। भरोसा इसलिए करें क्योंकि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो किया गया सिस्टमैटिकली, डिटेल भी पढ़ सकते हैं। भरोसा इसलिए करें क्योंकि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस को जमा करके ये बताया गया है। देखो, कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई निमोनिक बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अगर इसको लॉजिकल फ्लो में, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों भरोसा करें, क्योंकि बंदा इंडिपेंडेंट है,
क्यों भरोसा करे? क्योंकि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो किया कि उससे किया है, उसका रेफरेंस भी दे, ठीक है। और क्यों भरोसा करे? फोर्थ पॉइंट बहुत आसान, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस था हमारा ओपिनियन देने के लिए। इस पॉइंट क्लियर? ओके, तो अभी तक हमारे 4 एलिमेंट्स हो चुके हैं। पहला एलिमेंट इज टाइटल, टाइटल के बाद में एड्रेसी, एड्रेसी के बाद में ओपिनियन पैराग्राफ, ओपिनियन पैराग्राफ के बाद में क्यों भरोसा करे, उसके लिए बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ, ठीक है ना। अगला फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सबसे एक बहुत बड़ा जो एक बेस है, व्हाट इज गोइंग कंसर्न। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो अकाउंटिंग जो सारी बातें हैं, बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डेप्रिसिएशन, ये सब कुछ बहुत डिपेंडेंट है, निर्भर है गोइंग कंसर्न पे, ठीक है। तो अगर गोइंग कंसर्न में कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम है, गोइंग कंसर्न में कहीं पर भी कुछ अगर प्रॉब्लम है, तो बहुत बड़ा इशू होता है। इस इशू को डील करने के लिए ऐसे 570 है। आप ऐसे 570 देखेंगे तो उसमें हमने पूरा डिस्क्लोज किया। तो ओपिनियन के इमीडिएटली बाद अगर फंडामेंटल, द मोस्ट फंडामेंटल अजम्पशन ऑफ द अकाउंटिंग गोइंग कंसर्न में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे 570 के हिसाब से, ऐसे 570 में दिया हुआ है कि हमको ऑडिट रिपोर्ट में उसको मेंशन करना पड़ता है, उसके ऊपर एक पैराग्राफ डालना पड़ता है। वो पैराग्राफ जो है यहां पे आएगा, ओपिनियन पैराग्राफ के जस्ट नीचे। तो गोइंग कंसर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल अजम्पशन है। तो ओपिनियन पैराग्राफ के जस्ट नीचे, ओपिनियन पैराग्राफ के जस्ट नीचे हम लोग गोइंग कंसर्न के बारे में लिखेंगे। इट विल बी एज पर ऐसे 570। ये पैराग्राफ क्या होगा, कैसा होगा, कब इसको इंक्लूड करना, ये सारी बातें 570 में। लेकिन इसकी खास बात यह है, इफ रिक्वायर्ड, इफ एप्लीकेबल, गोइंग कंसर्न का सेक्शन हर बार आएगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर जरूरत है तभी ये सेक्शन आएगा, देन ओनली दिस पर्टिकुलर सेक्शन विल कम अप, ठीक है। अब अगली चीज जिस पैराग्राफ ने हिला के रख दिया पूरी रिपोर्ट को, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। हमारी रिपोर्ट को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, देखो हमारी रिपोर्ट स्टीरियोटाइप बन गई थी, वही घिसा पिटा पूरा रिपोर्ट, सबकी एक रिपोर्ट एक जैसी लगती थी। ओवर द इयर्स रिपोर्ट और सबकी रिपोर्ट एक जैसी लगती थी, घिसी पिटी रिपोर्ट थी। इतनी घिसी पिटी रिपोर्ट के लोगों ने पढ़ना ही बंद कर दिया, इंटरेस्ट ही खत्म हो गया था, ठीक है। अपनी रिपोर्ट को बहुत रिपोर्ट का इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए, रिपोर्ट का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा तो ऑडिटर का इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ता है। और लोगों को ज्यादा जानकारी देने के लिए कि ऑडिट करते वक्त कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स, कौन से चैलेंजेस हमने फेस किए, ऑडिट करते वक्त हमने कौन से मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स, हमने कौन से चीजों पे बहुत 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 ज्यादा ध्यान दिया, ठीक है। ये भी हमको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ऑडिट जो मैटर पैराग्राफ है, इसमें हमको एक्सप्लेन करना पड़ता है। ये पैराग्राफ के ऊपर पूरा एक ऐसे है, ऐसे 701, सभी एंटिटीज में लगे, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो मैं फिर आपको बोलूंगा कि अभी के लिए आप जब ये ऐसे 701 पढ़ेंगे तब आपको आ जाए। अभी क्या इतना समझिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत बड़ा पैराग्राफ डालना पड़ता है। ये पैराग्राफ होता है ऑडिट के दौरान कोई बहुत सिग्निफिकेंट बातें हैं, अगर बहुत ही सिग्निफिकेंट बातें हमने देखी है, हमने ऑब्जर्व की है, तो वो उसको लिखना पड़ता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग शुड बी रिटन इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ एज पर ऐसे 701। सबको पैराग्राफ लगेगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। इफ एप्लीकेबल, वापस गोइंग कंसर्न, इफ एप्लीकेबल दिस पैराग्राफ शुड बी इंक्लूडेड एज पर ऐसे 570। 570 जो है उसमें इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। की ऑडिट मैटर जो है, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ जो है, ठीक है, ये पैराग्राफ भी आपको, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ जो है, ये पैराग्राफ भी इफ एप्लीकेबल 701 के हिसाब से उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट क्लियर? तो बहुत ही आसान से इसके एलिमेंट्स है। वी हैव सीन 6 एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट हम लोग देख चुके हैं। उसमें मैंने बोला कि जो गोइंग कंसर्न और की ऑडिट मैटर पैराग्राफ का जो पैराग्राफ है, वो अगर जरूरत है तो ही आता है, हर बार आए, हर किसी की ऑडिट रिपोर्ट में आए, बिल्कुल जरूरी नहीं है। इफ इट इज रिक्वायर्ड, इफ इट इज एप्लीकेबल,
Is point clear? Okay. And now very interesting thing. हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट के नीचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। ऑडिट रिपोर्ट के नीचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। क्योंकि हमारे रिपोर्ट के नीचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते तो लोगों को ऐसा लग सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बनाए, वी प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अच्छा लगे तो ऑडिटर की तारीफ करो, ऑडिटर की तारीफ करो, ठीक है। बुरा लगे तो ऑडिटर को आप, अगर कुछ गलत लगे तो ऑडिटर को आप बुरा बोलो, उसको आप उसको पनिश करने की बात करो, ठीक है। ऐसा आ सकता है मन में। तो ये हम जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, कॉमन मैन के अंदर ये मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है, इसलिए हम उसको क्लैरिफाई करना चाहते हैं। वी वांट टू क्लैरिफाई इट, ठीक है। हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि अकाउंटिंग का जो काम है वो कंपनी का है, उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट का है, वो अकाउंटिंग करते हैं और फाइनेंशियल में बनने के बाद उसको चेक करने का काम है, एग्जामिनेशन काम हमारा है, ठीक है। पहले अकाउंटिंग होती है, फिर ऑडिट होता है। अकाउंटिंग मैनेजमेंट करता है और ऑडिट ऑडिटर करता है, ठीक है। ये दो बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे लगे, मैनेजमेंट की तारीफ करो, बुरे लगे तो उनको जूते मारो, पहले हमारे ऊपर डायरेक्ट मत आओ। ये इसको डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। बनाना आपका काम था, चेक करना मेरा काम था। बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, मुझे तो सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट मेरी देनी है, ठीक है। ये डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स रिक्वायर्ड। इसीलिए इसको ध्यान में रखकर, ठीक है, आम जनता को कंफ्यूजन ना हो, लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसको ध्यान में रखकर दो सेक्शंस इंक्लूड किए गए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, और ऑडिटर की जिम्मेदारी है। ये दोनों क्लैरिटी होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। बनाना इनका काम था, चेक करना हमारा काम था। जैसे ब्लड रिपोर्ट बनाना किसी और का काम होता है, इसका डायग्नोसिस करना डॉक्टर का काम होता है। क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड होना चाहिए, अलग अलग रहना चाहिए, ठीक है। सुनिए, मिड साइज फर्म्स में हम लोग देखते हैं बहुत बार कि खासकर प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप्स में और छोटी कंपनियां कुछ, इसमें सीए फर्म वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और सीए फर्म वाले ही उसका ऑडिट भी कर देते हैं। छोटे लेवल पर प्रोप्राइटरशिप लेवल पर, पार्टनरशिप लेवल पर, छोटी कंपनियों के लेवल पर, जहां पे उनके पास में इतना पैसा नहीं होता, उनके पास में इतना पैसा नहीं, इतना स्टाफ नहीं है कि अकाउंटिंग किसी और से करवाए, ऑडिट किसी और से करवाए, तो वो सीए फर्म को बोलते दोनों काम आप ही कर लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आप ही बना लो और ऑडिट भी आप ही करा लो। वहां पे ऐसा होता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, जैसे जैसे बड़ी कंपनीज और बड़े क्लाइंट्स पे आप जाएंगे और देखेंगे, अकाउंटिंग इज प्योरली जॉब ऑफ द मैनेजमेंट। दे विल डू अकाउंटिंग, दे विल डू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना बहुत जरूरी है, और इसके आगे लीगल एक्शंस भी इसके बेसिस पे लिए जाते हैं। इसके लिए ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है, इसलिए दो पैराग्राफ इंक्लूड किए जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसा सिंपल आपको एक सेक्शन डालना पड़ेगा। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जिम्मेदारी बड़ा सिंपल सा होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। उसके हिसाब से उसको रेडी करना, जो ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं
ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी, ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी, दिस कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विथ मैनेजमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पूरी जिम्मेदारी मैनेजमेंट। लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ठीक है, बनाने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं ऑन द बेस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनता है ऑन द बेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं ऑन द बेस ऑफ आपके लेजर बनता है ऑन द बेस ऑफ प्राइमरी बुक्स, और प्राइमरी बुक्स बनते हैं ऑन द बेस ऑफ वाउचर्स। पूरी एक चेन है, ठीक है, तो पूरा एक सिस्टम बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना इनकी जिम्मेदारी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको ट्रायल बैलेंस लगता है, ट्रायल बैलेंस के नीचे बुक्स ऑफ अकाउंट्स लगते हैं, लेजर लगता है, प्राइमरी बुक्स लगते हैं, वाउचर्स लगते हैं, ठीक है। इसका पूरा आपको एक सिस्टम लगता है। ये पूरा सिस्टम तैयार करना, पूरा सिस्टम रेडी करना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स जो है, ये भी पूरी जिम्मेदारी किसकी है? दिस कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद द मैनेजमेंट। पूरी की पूरी जिम्मेदारी, ठीक है, द कंप्लीट थिंग। और इसको ट्रू एंड, जो मैंने बोला, अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो इसको ट्रू एंड फेयर तरीके से बताना, ये भी पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? मैनेजमेंट की ही होती है। ये इसमें लिखते हैं हम लोग, मैं आपको बताऊंगा भी रिपोर्ट में जाके इसके बारे में। और ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये पूरा सिस्टम एक बहुत बेसिक असम्पशन पे टिका हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा सिस्टम एक बेसिक असम्पशन, गोइंग कंसर्न, कंपनी का गोइंग कंसर्न असम्पशन, ठीक है, कि 12 महीने तक ये लोग अच्छे से काम करेंगे, 12 महीने तक अच्छे से चलेंगे, 12 महीने के लिए अच्छे से काम करेंगे, 12 महीने तक अच्छे से चलेंगे, ठीक है। ये अगले 12 महीने ये असेस करना, ये प्रेडिक्ट करना, ये समझना, इसके बारे में बोलना, बताना, ये पूरी, और इसके हिसाब से अकाउंटिंग करना, ये पूरी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की। इट इज मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमको तो सिर्फ देखना है कि उन्होंने जो असेसमेंट किया है वो असेसमेंट बराबर है कि नहीं है। यहां पे किसकी जिम्मेदारी थी? टू ओवर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सिस्टम और गोइंग कंसर्न, ये बराबर फाइनेंशियल बराबर बन रहे हैं ना, सिस्टम बराबर काम कर रहा है ना, उसका जो बेसिक अजम्पशन है वो बराबर है ना, इसके उसको सुपरवाइज करना, इसके ऊपर ध्यान देना किसकी जिम्मेदारी थी, उनका नाम भी लिखा जाए। तो 4 चीजें हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी साफ साफ लिखो, उसके लिए एक पूरा सिस्टम लगता है, वो भी उनकी जिम्मेदारी साफ साफ लिखो। ये सब कुछ एक अजम्पशन पे टिके हुए हैं। दिस कंप्लीट थिंग इज ऑन अजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न, ये भी पता करना उनकी जिम्मेदारी, वो लिखो। और इन सब को ओवरव्यू करना जिनका काम है, उनका भी रेफरेंस आना चाहिए। देयर रेफरेंस शुड बी देयर, ठीक है। जैसे अब मैं आपको, ठीक है, एक्चुअल रिपोर्ट में जाकर ये बात आपको बताता हूं। देखिए, पहला सेक्शन इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट, ये तो हम पहला एलिमेंट ये तो हम देख ही चुके थे। अब ये जो है, ठीक है, ओपिनियन, मैंने बोला ओपिनियन में पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हमने ऑडिट किया, वो भी लिखा है, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल, द स्टैंड अलोन मतलब जो अकेले कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं उसको हम लोग स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। पूरे ग्रुप के जो होते हैं उसको हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, कंसोल ग्रुप लेवल पे जो बनते हैं, ठीक है। हमने ऑडिट किया, बताना जरूरी है। हमने कौन से कंपनी का, एबीसी कंपनी लिमिटेड, वो जरूरी है। कौन से फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट किया है वो बताना बहुत जरूरी है। उसमें क्या क्या चीजें, ठीक है। बैलेंस शीट का हमने ऑडिट किया है, हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अगर है तो सबको, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी एक स्टेटमेंट होता है, इंडिया में लॉ में लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक उसको एप्लीकेबल नहीं किया है, इट्स नॉट मेड एप्लीकेबल। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, समरी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो ठीक है, हमने ऑडिट किया है, कौन से, जो भी हम पढ़ के हम ऑडिट किया है, कौन से कंपनी किया है, कौन से फाइनेंशियल, कौन सी चीजें है, वो हमको लिखना बताना बहुत जरूरी है।
फिर ओपिनियन आइडेंटिफाई करना, तो ओपिनियन दीजिए। इन आवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन गिवन। लॉ में पूरे वर्डिंग्स है, उसको ही हमने लिया है, ठीक है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग। इन आवर ओपिनियन हम लिखते हैं, इन आवर ओपिनियन, हमारे ओपिनियन में, टू द बेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, जो लोगों ने हमको इन्फॉर्मेशन जानकारी दी। द अफोरसेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है, ये पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। कंपनीज एक्ट, ये हमारा फ्रेमवर्क है ना भाई, एएस, हमारे गाइडेंस नोट्स और हमारे शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, विच गिव ट्रू एंड फेयर इन कंफर्मिटी विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया, ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ऑफ द प्रॉफिट्स एंड लॉस एंड ऑफ द कैश फ्लोज। एप्लीकेबल फ्रेमवर्क, मैंने बोला फ्रेमवर्क में चीजें आती है, ठीक है, बिल्कुल बोले ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं, ये ट्रू एंड फेयर व्यू। व्हाट इज द एप्लीकेबल फ्रेमवर्क? इंडिया में जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या है? एएस, गाइडेंस नोट्स, शेड्यूल 3 जो कंपनी रिक्वायरमेंट है वो, ठीक है। तो ओपिनियन क्यों भरोसा करे? तो बेसिस ऑफ ओपिनियन मैंने आपको बताया था कि क्यों भरोसा करना चाहिए। इंडिपेंडेंस से इसलिए भरोसा करना चाहिए, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इसलिए भरोसा करना, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इसलिए भरोसा करना चाहिए, ठीक है, रेफरेंस डिटेल के लिए, और हमने पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है इसलिए भरोसा करना चाहिए। तो ओपिनियन उसमें भी दिया हुआ है। देखिए ये पैराग्राफ्स, वी विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस पैराग्राफ्स जैसे से, और आप बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ अभी हमने डिस्कस किया। की ऑडिट पैराग्राफ मैंने आपको बोला कि 701 एक बार हो जाए, जैसे अब गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ है, नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, जरूरत महसूस नहीं होगी उनकी, इसलिए नहीं लिखा हुआ है। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है, ठीक है, मैंने आपको बताया अभी मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना ये उनकी जिम्मेदारी है, एकदम क्लियर कट, उसके लिए सिस्टम तैयार करना, अजम्पशन की जिम्मेदारी तीसरी, और चौथी ओवरसाइट। मैं कुछ खास बातें जो है उसको पूरा पैराग्राफ पढ़ के मतलब नहीं है, आप इसको पढ़ सकते, यू कैन रीड इट, ठीक है। एक बार हम पूरा सारे एलिमेंट्स देख ले, फिर आप इसको पढ़े। सिर्फ जो खास बात है मैं उस पर आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ चीजों को। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, दोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। ये प्रोसेस को सुपरवाइज करने की जिम्मेदारी किसकी थी? ये प्रोसेस को, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जो पूरी प्रोसेस है, इसको सुपरवाइज करने की, ओवरसाइट करने की जिम्मेदारी किसकी थी, उसके बारे में लिखना पड़ता है। तो यहां पे लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी थी पूरी, ठीक है। और एक बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू, ये फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क की रिपोर्ट है, तो इसको ट्रू एंड फेयर व्यू के तरीके से, ट्रू एंड फेयर व्यू दे, इस तरीके से बनाना, ये भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। ये स्टैंड में लिखा हुआ है। ये दो बातें मुझे आपको बतानी थी कि जो ओवरसाइट के लिए जिम्मेदार है उनके बारे में लिखना पड़ता है कि ओवरसाइट के लिए कौन जिम्मेदार है, और फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क अगर है तो लिखना पड़ता है ट्रू एंड फेयर तरीके से बनाना, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी, ठीक है। एज आई सेड, लेट्स गो थ्रू एवरीथिंग, पहले देख लेते हैं, फिर आपके नोट्स में भी इसका फॉर्मेट है, वो आप एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं फॉर नॉलेज पर्पस। एग्जाम के लिए तो जितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दिया हुआ है, इतना अगर आपने एक्सप्रेस कर लिया, इट इज गुड इनफ।